हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ब्लैक फंगस देश के 10 राज्यों में महामारी बन चुका है। करीब 15 राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे हर आदमी डरा हुआ है। इस बीच व्हाइट फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। सभी 4 मरीज पीएमसीएच में भर्ती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि व्हाइट फंगस के लक्षण कोरोना के जैसे ही होते हैं, लेकिन मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस से 4 गुना अधिक घातक है व्हाइट फंगस। तो अभी हम कोरोना पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना का डर, कोरोना का खौफ और मरीजों की संख्या में अभी कमी आई ही नहीं थी कि ब्लैक फंगस आ गया, और ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस क्या है, ये सही तरह से समझना और जानना आपके लिए जरूरी है। ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस है। शरीर के कई हिस्सों को ये नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों में संक्रमण फैलता जाता है। मुंह, किडनी, स्किन और दिमाग पर भी इसका असर दिखाई देता है। ब्लैक फंगस से 4 गुना अधिक घातक है और छोटे बच्चों पर भी व्हाइट फंगस असर करता है। व्हाइट फंगस कमजोर इम्यूनिटी के मरीजों को निशाना बनाता है, और आप ये जानते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी को निशाना कोरोना भी बनाता है, ब्लैक फंगस भी बनाता है, और अब ये व्हाइट फंगस भी। तो एक डर से हम निकले नहीं कि दूसरा डर हमारे सामने खड़ा हो गया है। डॉक्टर पंकज और डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़े ही थे, और डॉक्टर कौशल भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल वर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं शुरुआत आप ही से करती हूँ। डॉक्टर साहब, अब ये व्हाइट फंगस क्या है? जी, व्हाइट फंगस एक तरीके का फंगस है जिसको हम कैंडिडा या एस्परजिलस बोलते हैं। ये आमतौर पे भी सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जिनमें इम्यून सप्रेशन होता है या जिनमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उन लोगों में ये बीमारी पैदा करता है, उनमें ये बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि जैसे कि डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, या जिसको कोरोना हो चुका है, या कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उनको स्टेरॉइड या कोई ऐसी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवाई दे रहे थे, या कैंसर था या कैंसर का इलाज चल रहा था, ऐसे लोगों को ये व्हाइट फंगस ज्यादा होता है। और ये जनरली शुरुआत इसी मुंह से होती है जिसको हम थ्रश बोलते हैं, ओरल थ्रश, जिसमें एक व्हाइट डिपॉजिट सा हो जाता है टंग के ऊपर, जीभ के वो ऊपर हो जाता है और आसपास गालों में होता है। उसके बाद में जो है ये, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये लंग्स में पहुंच सकता है, ये फूड पाइप में जा सकता है, ये दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच सकता है। लेकिन शुरुआत में ये जब शुरू होती है, जब इसका संक्रमण शुरू होता है, तो मुंह में होता है, पेशाब की जगह जेनिटल एरिया में हो सकता है, और उसके बाद में ये दूसरी जगह फैल सकता है। और होता जनरली उन लोगों में है जिनमें इम्यूनिटी कमजोर हो, जिनमें इम्यून सप्रेशन हुआ हो, चाहे वो डायबिटीज अनकंट्रोल की वजह से हुआ हो, कोरोना के बाद में जब वो रिकवरी फेज में होते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उस टाइम होता है, या फिर कोई ऐसी और वजह हो जिसमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो उन लोगों में ये व्हाइट फंगस होता है। डॉक्टर पंकज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो पहले से हैं लेकिन अब ज्यादा डिस्कस की जा रही हैं, तो इसके पीछे वजह तो समझ में आ ही गई है, क्योंकि कोरोना आया, उससे जुड़े हुए और कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे सामने आए। लेकिन हम कोरोना से ज्यादा इसे लेकर खौफ खाएं, या फिर जैसे सिटी स्कैन में ये दिखाई देता है कि हमारे चेस्ट की कंडीशन क्या है, तो सिटी स्कैन में तो ये भी पता चलता होगा कि क्या किसी तरीके का कोई पैच व्हाइट फंगस की वजह से है या नहीं। अर्ली सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, किस तरीके से हम इसे ट्रीट करें? देखिए, कल मेरे ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये तो बता दो कि मैं ब्लैक फंगस से कैसे बचूं। तो वास्तविकता ये है कि एक बहुत डर का माहौल व्याप्त हो गया है। ब्लैक फंगस से हमें नहीं बचना है, व्हाइट फंगस से हमें नहीं बचना है, हमें कोरोना से बचना है। दूसरी चीज, कोरोना अगर है भी तो हर आवश्यक नहीं, जैसे अभी डॉक्टर अनूप मिश्रा ने जिक्र किया था, 0.2% केसेस में ब्लैक और व्हाइट फंगस ये हो सकते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को लो होने से बचाना है। इम्यूनिटी अगर हमारी मजबूत रहेगी तो हम यह, जैसे पहले ही बात हुई कि ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों वह हर समय हमारे वातावरण में उपस्थित है, हमारे शरीर में उपस्थित है। अभी डॉक्टर कौशल बता रहे थे कि जो जो भाग शरीर के हमारे बाहर संपर्क में आते हैं, सांस लेते हैं तो मुंह, नाक और गले का हिस्सा,
भोजन लेते हैं तो मुंह का, गले का और पेट का हिस्सा, जहां से मूत्र निकालते हैं, जहां से मल निकालते हैं वो हिस्से, इन सब स्थानों पे जहां हम वातावरण के संपर्क में आते हैं वहां पे ये व्हाइट फंगस अरसों से होती रहती है। अभी भी हमारा कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहे, सीरियस हो, तो उसके मुंह में, पेशाब की जगह पे, मल की जगह पे, वहां पे व्हाइट फंगस कैंडिडा वो ग्रो कर जाती है। और हमें अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है। हमें जो भी पेशेंट, कोरोना की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरोना में हमें, कोरोना का तो अच्छा जिस तरह से पेशेंट लड़ पाएगा, लेकिन जो हम उसके लिए स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, तो मेरा सभी अपने चिकित्सक बंधुओं से यह अनुरोध है कि घबराहट में, मरीज घबरा रहा है, परिवार वाले घबरा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आप मत घबराइए। आप घबराहट में स्टेरॉयड का ओवर यूज मत करिए। फर्स्ट वीक में यूजुअली स्टेरॉयड की आवश्यकता नहीं होती, सेकेंड वीक ऑफ कोरोना में होती है। जब हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, जब निमोनिया डेवलप हो रहा है, उस वक्त स्टेरॉयड की आवश्यकता होती है। अमूमन कम डोज में ही हम काफी पेशेंट्स को, जो कि हमारे चलते फिरते पेशेंट्स हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ही उनकी कंडीशन में सुधार हो, हमें स्टेरॉयड की मात्रा कम करने का विशेष ध्यान रखना है। आज प्रॉब्लम क्या है, आज इतना अधिक रश है कि जो लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी, नॉन मेडिकल से मेरा मतलब मेडिसिन से है, जो मेडिसिन के बैकग्राउंड के बिना भी लोग हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, वो भी बेचारे आईसीयू में और बाकी जगह पोस्ट कर दिए गए, उन्हें शुगर का उतना आइडिया नहीं है। तो जब हम स्टेरॉयड दे रहे हैं, शुगर बढ़ रही है, शुगर अनकंट्रोल्ड छूट जा रही है उसके कारण से, तो शुगर को हम प्रॉपरली कंट्रोल करें। तो इस तरीकों से ही हम व्हाइट और ब्लैक फंगस को उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। जहां तक आपने पूछा कि एक्सरे में हम पकड़ लें व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस, देखिए एक्सरे में तो कोई भी लंग्स में कोई भी इंफेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरिया से है, चाहे वो वायरस से है, चाहे वो फंगस से है, वह एक पैच के रूप में सामने आएगा। तो हमने मरीज का एक्सरे किया, अगर उसमें एक पैच दिखा तो वो पैच का अर्थ है कि वहां पे इंफेक्शन है। अब यह हमें उसके बाकी इन्वेस्टिगेशन से आइडिया लगेगा कि ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, और उसके लिए हमें पेशेंट का एक ओवरऑल क्लिनिकल कोरिलेशन करना होगा कि इसमें से उसे क्या हो सकता है। कई बार हम लोग इसको आजकल विशेष रूप से, लेकिन वैसे भी कई बार हम लोग इसको पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाते, तब हमें देख के चलना होता है कि यदि मुंह में फंगस लग रहा है, गले में फंगस लग रहा है, तो शायद ये एस्पिरेट करके चेस्ट में पहुंच गया हो, तो हम उसमें सिस्टमिक एंटीफंगल की दवाएं आरंभ कर दें। तो कई बार हमको अपने अनुमान के आधारित उसमें ट्रीटमेंट लेने होते हैं। स्टेरॉयड को एक विलेन नहीं समझना है। स्टेरॉयड बहुत महत्वपूर्ण दवा है, खासतौर से जब वो निमोनिया की स्टेज और ऑक्सीजन कम होने की स्टेज हो। तो लेकिन स्टेरॉयड का एक प्रॉपर इस्तेमाल करना है, जब भी जैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी हो। अच्छा, क्योंकि अभी आपने ये बोला निमोनिया की स्टेज, और अगर ऑक्सीजन कम हो रही है, वो एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना है। अब मैं एक एग्जांपल डॉक्टर राजेश मैं आपके सामने रखती हूँ। अगर कोई एक 40 साल का व्यक्ति जिसे कोरोना हुआ, 1 हफ्ते का समय बीत भी गया, अब ऐसी परिस्थिति में उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, 102 103 टेम्परेचर तक दिखाई दे रहा है, 102 प्लस में टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, और ऐसी परिस्थिति जब ऑक्सीजन लेवल 95 94 दिखाई दे रहा है, क्या उस परिस्थिति में भी अगर डॉक्टर स्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं तो क्या ये एक आइडियल सिचुएशन है? जी, ऐसा है कि जब अगर आपको 1 हफ्ते के बाद तेज बुखार हो रहा है, या आपको पहले तेज बुखार था पहले हफ्ते में जो ठीक हो गया, और दोबारा से कुछ दिन के बाद आपको तेज बुखार आया है, और इसी तरह से अगर आपकी खांसी एकदम से बढ़ गई है, या आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, या चलने से आपकी सैचुरेशन, आप कह रहे हैं कि 94 95 है, लेकिन वो 6 मिनट का वॉक किया उसके बाद में सैचुरेशन 92 91 हो गई, तो ये सब रेड फ्लैग साइन है, और ऐसे में स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है। तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और आपने बिल्कुल ठीक बताया है, पहला हफ्ता ऐसा टाइम है जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा है, उस समय पे स्टेरॉइड देना वायरस को अपने शरीर पे हावी होने का मौका देना है। लेकिन उसके बाद जब ये इस तरह से रेड फ्लैग साइंस आते हैं पहले सप्ताह के अंत में, वो डेफिनेटली एक डेंजर साइन है, और उसी टाइम हमको स्टेप अप अपनी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और स्टेरॉइड के अलावा हमारे पास कोई और इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रू। और यही अगर हम बात करें कि कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है जो ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उसे भी पर ऐसी सिचुएशन में भी स्टेरॉइड देना पड़ता है, तो अब उन्हें हम ये व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस से कैसे बचाएं?
जी, ऐसा है कि मैं कुछ समय आपका लेना चाहूंगा। पहली बात यह है कि फंगस हर जगह है। आप फ्रिज के अंदर ब्रेड रखती हैं, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाती है, क्या होता है, उस पर फंगस लग जाती है। जितना पुराना खाना हो जाता है, जितना ज्यादा होता जाता है, उस पर फंगस बढ़ती जाती है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखें कि जैसे बहुत समय तक ब्रेड रखने से उसमें फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा देर हॉस्पिटलाइजेशन या बहुत ज्यादा देर आईसीयू में रहने से फंगस का रिस्क बढ़ जाता है, वो चाहे व्हाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो। आईसीयू में नॉर्मली भी कोविड से पहले भी फंगस का इंफेक्शन बड़ा खतरनाक माना जाता था। वो ब्लैक फंगस नहीं होता था, लेकिन वो लंग्स को इन्वॉल्व करता था, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब बात ये रही कि एक तो कोरोना से इम्यूनिटी कम हो गई, एक स्टेरॉइड से कम हो गई, एक बुजुर्ग अवस्था से या ज्यादा इससे कम हो गई, और फिर कुछ दवाई अगर ऐसी मिल रही है, टोसिलिजुमैब मिल रहा है, उनसे इम्यूनिटी कम हो गई तो आपको खतरा हो गया। एक और बात कहना चाहूंगा, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, सबसे पहली बात यह है कि जागरूक रह के अर्ली डायग्नोसिस, दूसरा जागरूक रह के जल्दी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और तीसरा जो अवॉइड करना है इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट। अगर आप एंटीबायोटिक धड़ाधड़ देते जाएंगे, एंटी फंगल धड़ाधड़ देते जाएंगे, तो आपको एंटी फंगल और ब्लैक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी तरह से जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन आईसीयू में रहता है, तब उसको बहुत से एंटीबायोटिक, बहुत से स्टेरॉइड्स, बहुत से एंटी फंगल मिलते हैं, और तब उसमें यह रिस्क बढ़ जाता है। तो हर एक चीज की इसमें है कि अगर टाइमली डायग्नोसिस हो, अगर म्यूकर हो भी गया, व्हाइट फंगस हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, तो उसको टाइमली अगर आपने इमीडिएटली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट कर दी तो वो ठीक हो जाएगा। व्हाइट फंगस की प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी बहुत हाई मोर्टेलिटी है, जैसे बात हो रही थी एस्परजिलस की या कैंडिडा की। समस्या ये है कि ये सब नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं करते हैं, ये जहां आपका शरीर कमजोर पड़ा या आप पे हमला कर देते हैं। इसलिए अगर किसी के गले में से कुछ अगर आपको मिल गया, कुछ थोड़ा बहुत फंगस, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है, खास करके अगर चेस्ट एक्सरे में और सीटी स्कैन में उसके कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो ये शक की बिना पे होता है कि आप बहुत दिन से आईसीयू में हैं, आप एंटीबायोटिक आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपकी चेस्ट क्लियर नहीं हो रही है। बहुत माफी के साथ डॉक्टर राजेश जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय इतना ही था, और ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि लोगों के बीच में एक भय का वातावरण है। डॉक्टर कौशल, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों की इस चर्चा से आम दर्शकों को बहुत फायदा मिला होगा, और जो डॉक्टर्स भी इस वक्त ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं उनके बीच में भी एक क्लैरिटी और जो पैनिक की स्थिति है वो शायद कुछ कम हो पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।